हेलो बच्चों, मेरा नाम मयंक है। मैं आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ और मैं विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर का नाम क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो नया चैप्टर, नई शुरुआत, एकदम फुल एनर्जी से चैप्टर अटेंड करने की कोशिश करेंगे, है ना। एक एक वीडियो अच्छे से देखेंगे ताकि हमारा चैप्टर एकदम अमेजिंग हो जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के कंटेंट्स में आपको बता देता हूँ। आज तो बच्चों इंट्रोडक्शन है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन है और साथ में आइडियल गैस इक्वेशन में शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो खत्म नहीं होगी बट शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन पूरी अच्छे से पढ़नी है तो आपको 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे, ये और इससे अगले वाला। दोनों में बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन कवर होगी प्रॉपरली। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम जस्ट पुटिंग द फर्स्ट टॉपिक दैट आई हैव टू डिस्कस टुडे। द फर्स्ट टॉपिक इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहले टॉपिक का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा यार, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है अभी बता देते हैं। दीज आर जनरली अट्रैक्टिव, दीज आर जनरली अट्रैक्टिव, ब्रैकेट में लिख दो, समटाइम्स रिपल्सिव, फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। यार, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नाम से समझ आ रहा है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इंटर वर्ड यूज हो गया ना, तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। जनरली ये फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर की होती है। अट्रैक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जनरली अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी ये रिपल्सिव भी होती है। तो ये स्पेशल केस है बेसिकली। इट इज जनरली अट्रैक्टिव एंड समटाइम्स रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है। बट जनरली क्या होती है? अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है। तो अगर ये फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर है तो उनको कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो आइए लिख लेते हैं पॉइंट। अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर ये फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर की हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड एज, अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। बढ़िया सा नाम है, याद रखना। अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर की है तो उसको वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। अगर फोर्सेस रिपल्सिव नेचर की है तो उनको वैन डर वाल्स नहीं कहते। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो कोई जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यार वैन डर वाल्स फोर्सेस का नेचर बता दो, ये अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है? द आंसर इज प्रीटी सिंपल। द आंसर इज दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इनके टाइप्स देखने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस के, मैं आपको यहां पे लिस्ट डाउन कर देता हूं सारे टाइप्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर इसे लंडन फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप की वैन डर वाल्स फोर्स डाइपोल फोर्सेस। मैं यहां पे बस लिस्ट डाउन कर रहा हूं, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं अभी। डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस इज डाइपोल फोर्सेस। उससे अगली टाइप, कम ऑन, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप बिल्कुल बता पाओगे। डाइपोल के फोर्सेस के बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। 4th नंबर पे वैन डर वाल्स फोर्सेस की एक और कैटेगरी है, समझ लो, टाइप समझ लो, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गाइज, ये सारी फोर्सेस अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 133 से 135 पढ़ोगे ना तो सब की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो यहां पे ऐसे लिख दो, टू बी डिस्कस्ड लेटर, हम डिस्कस करेंगे
बट आज नहीं। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप ये फोर्सेस खुद से एक बार पढ़ के आओ, और पेज नंबर एनसीईआरटी का यहां पे बता रहा हूं कहां से आपको पढ़नी है। हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ी देर मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ा दूंगा मैं, बट अभी नहीं, ठीक है? टू बी डिस्कस लेटर। रेफर एनसीईआरटी पेज नंबर 133 टू 135। इन अदर वर्ड्स, आप स्टेट्स ऑफ मैटर की एनसीईआरटी खोलोगे, उसके सेकंड पेज से स्टार्ट हो जाती है एक्सप्लेनेशन। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उस चैप्टर के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेज में आपको इन चारों फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अभी तो आपको सिर्फ ये समझना है कि ये सारी फोर्सेस है, जो चार फोर्सेस मैंने यहां पे लिखी है, डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी वैन डर वाल्स फोर्सेस है। और वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती है? अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है? आई होप ये कहानी समझ आ रही है। आगे चलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन बी रिपल्सिव इन नेचर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्टिव होती है इंटरमॉलिक्यूलर। अगर अट्रैक्टिव इन नेचर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसको वैन डर वाल बोल दिया। अगर रिपल्सिव है तो उसको वैन डर वाल नहीं बोलना, बस इतना ही डिफरेंस है। बट रिपल्सिव हो तो सकती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन बी रिपल्सिव टू, ठीक है? दे कम इन पिक्चर। इस टाइप की फोर्सेस कब पिक्चर में आती हैं? दे कम इन पिक्चर। पिक्चर में कब आती हैं? when molecules are very close to each other, ठीक है? थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं यहां पे कि यार जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर थे, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर थे तो अट्रैक्टिव नेचर डोमिनेट कर रही थी। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही पास आ जाते हैं तो रिपल्सिव नेचर डोमिनेट करती है। ऐसा हमने वीबीटी की एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक थ्योरी पढ़ी है वीबीटी, तो प्लीज आप वीबीटी वाले सेक्शन में जाके एक बार दोबारा देख के देखो कि क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्या हमने ये पहले देखा है कि स्टार्टिंग में जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही थी। मॉलिक्यूल्स जब एकदम पास आ गए, बहुत ही ज्यादा पास आ गए, तो रिपल्सिव नेचर डोमिनेट करती है। वीबीटी में जाके इस ग्राफ, ऐसा एक ग्राफ पढ़ा था, ध्यान देना, ये वाला ग्राफ दिख रहा है, ये जो मैं टॉप में ब्लू कलर में बना रहा हूं, ऐसा एक ग्राफ पढ़ा था वीबीटी में। इसकी जाके एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है? मैं ये ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, ठीक है? बट आपको हिंट जरूर दूंगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है? वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है? तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हमने यहां पे क्या लिखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप की होती हैं, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव को वैन डर वाल फोर्सेस बोल देते हैं, रिपल्सिव को वैन डर वाल फोर्सेस नहीं बोलते, ठीक है? अट्रैक्टिव फोर्सेस की ये चार टाइप्स होती हैं। वैन डर वाल फोर्सेस, इन सबको वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है? रिपल्सिव फोर्सेस कब पिक्चर में आती हैं? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। आई होप चीजें सारी समझ आ रही हैं जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है? चलिए, यही रीजन होता है। हेंस, यहां पे लिख दो, हेंस it is very difficult to compress liquids and solids। liquids और solids में molecules काफी close होते हैं, एग्री करोगे आप? liquids और solids में molecules close होते हैं। तो जब molecules already close हैं, अब उनको और क्लोज लेके आने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस पिक्चर में आ जाएंगी। मैंने आपको बताया ना, जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस पिक्चर में आ जाती हैं। इसीलिए तो हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को एकदम बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते, या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस आ जाएंगी पिक्चर में, ठीक है? तो यही एक रीजन है कि हम लिक्विड्स और सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर पाते। चलो, एक और चीज पढ़नी है हमें अभी, थर्मल एनर्जी। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इट इज द एनर्जी
साथ साथ लिखेंगे, नोट्स साथ साथ बनाएंगे। सिर्फ वो जो साथ में पीडीएफ अटैच करके आई है उन नोट्स पर रिलाई नहीं करना है, खुद अपने हाथों से नोट्स बनाने, तभी फायदा होता है, ठीक है। एनीवे, सो इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी arising from the motion of atom / molecules, ठीक है। मोशन के कारण जो एनर्जी अराइज होती है, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, किसके मोशन के कारण? एटम्स और उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। एक चीज आपको यहां पे बता देता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको पता है ये हमने 9th-10th में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मोशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी सब समझते हैं, इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने 9th-10th में पढ़ा था, बट हम इसको इस चैप्टर में फिर से प्रूव करेंगे। यहाँ पे लिख दो टू बी प्रूव्ड लेटर, इसको लेटर प्रूव करेंगे। आएगा ऐसा मोमेंट इस चैप्टर के अंदर जब ये चीज प्रूव हो जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, और क्या चीज यहां पे लिखना चाहिए हमें? मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्मल एनर्जी क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द थर्मल एनर्जी। समझ आ रही है बात? अभी तक मैंने आपको 2 कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं। कौन कौन से 2 कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं? पहली चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। पहली चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर है जनरली, ठीक है। जनरली वो रिपल्सिव हो जाती हैं, स्पेशल केस है, स्पेशल मोमेंट्स पे कभी डिस्कस करेंगे, बट जनरली दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? एनर्जी जो मोशन के कारण आती है। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे, तो उनकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा मूव करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। समझ आ रही है बात? अगर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा तो एक दूसरे के पास है, अगर ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो ये इससे दूर जा सकता है ना, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। तो यहां पे 2 चीजों की बात हुई है और दोनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं अब एक साथ। पहले तो अलग अलग करके डिस्कशन कर ली, अब एक साथ डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन के थ्रू एक साथ डिस्कस हो जाएगी। हाउ कैन वी डिसाइड, ठीक है, दैट which state of matter will exist? कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करेगी? इज देयर एनी वे वी कैन डिसाइड? कोई ऐसा तरीका है जिसको यूज करके हम बोल सकते हैं कि यार ये स्टेट ऑफ मैटर यहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए? तो इसके सॉल्यूशन में पहली चीज तो मैं लिखूंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जनरली, क्या लिखने वाला हूं आपको पता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जनरली, वो स्पेशल केस कंसिडर नहीं कर रहा अभी मैं, आर जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर होती हैं एंड टेंड्स टू कीप मॉलिक्यूल्स टुगेदर। क्या लिखा है यहां पे? कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है
वो अट्रैक्टिव इन नेचर होती है जनरली, और वो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने में हेल्प करती है, ठीक है। दे टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, दैट इज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी। दो चीज़ें पढ़ी है ना, दूसरी चीज़ भी लिखते हैं। थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स tend to keep them apart, tend to keep molecules apart। समझ आ रहे हैं? दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और इंटरेस्टिंगली दोनों चीज़ों की जो नेचर है ना एक दूसरे से अपोजिट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर की होती हैं, और थर्मल एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना चाहते हैं। तो इन दोनों के बैलेंस से ही हमें पता चलता है कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। मैं बता देता हूं, जैसे एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ गैस है, बीच में लिक्विड है, ठीक है। सॉलिड में क्या होना चाहिए बच्चों? सॉलिड में क्या होना चाहिए? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी, ठीक है, जो अट्रैक्टिव इन नेचर है, ठीक है, दीज आर ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थर्मल एनर्जी से काफी ज्यादा होंगी, तभी तो मॉलिक्यूल्स एक साथ रह पा रहे हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थर्मल एनर्जी से काफी ज्यादा होंगी, तभी तो मॉलिक्यूल्स एक साथ रह पा रहे हैं। दूर जाने की फीलिंग कम है, पास आने की फीलिंग ज्यादा है। गैस में इसका जस्ट उल्टा होगा, एग्री करते हो? गैस में क्या होगा? गैस में थर्मल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े हैं जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, थर्मल एनर्जी दूर लेके जाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर ही होते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं, तो गैस में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, दैट्स वाई गैस के मॉलिक्यूल्स आर अपार्ट। लिक्विड में भी आप ये कह सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं। गैस की तरह फैले तो नहीं हुए, लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स एक साथ है, तो इसमें लिख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं आर स्लाइटली ग्रेटर, ये डिफरेंस कम है देन थर्मल एनर्जी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में हाईएस्ट थर्मल एनर्जी कहां है? थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। गैस के पार्टिकल्स में ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स में थर्मल एनर्जी कम होती है। अच्छा, राइट टू लेफ्ट कौन सी चीज इंक्रीज करेगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस। राइट टू लेफ्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस कहां होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती हैं। गैसेस स्टेट में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कम होती है। तो इनके बैलेंस को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करनी होगी। अगर थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स की ज्यादा है तो गैस स्टेट, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट। आई होप आपको थोड़ी कहानी समझ आ रही है। अगर आप थर्मल एनर्जी ऐड कर दो, थर्मल एनर्जी ऐड करो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस लॉजिक से देखो, ये वाली लाइन चेक करो। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन, ठीक है, जो हाईलाइट की है मैंने। अगर आप थर्मल एनर्जी ऐड करो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, यही तो होता है। अब थर्मल एनर्जी ऐड करने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाना। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस मेल्ट होके वाटर बन जाती है। वाटर को और हीट दे दोगे, टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फीलिंग है, ये आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की डिस्कशन डिटेल में तो नहीं करते। सिर्फ एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी हम डिस्कशन बहुत डिटेल में करते हैं, एंड दैट इज योर गैस स्टेट, द गैसियस स्टेट।
गैसियस स्टेट में क्या होता है, थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, अट्रैक्टिव फोर्सेस से। तो यहां पे 2-3 पॉइंट्स लिख रहा हूं। पहली चीज, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और दूसरी चीज हमने क्या बोली, दे हैव हाई थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स मोशन। उसके मोशन के कारण, मॉलिक्यूल के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास, उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो गैसियस स्टेट पे ही फोकस है इस चैप्टर में। मतलब मुझे तो लगता है इस चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर हटा के गैसियस स्टेट रख देना चाहिए। सारी कहानी गैस स्टेट की पढ़ने वाले हम। ठीक है, सारा फोकस ही गैस स्टेट के ऊपर है। तो गैस स्टेट को ही समझना है हमें अच्छे से। दिस इज द प्राइम फोकस, गैस स्टेट इज द प्राइम फोकस ऑफ दिस चैप्टर। हमें गैसियस स्टेट ही समझना है। तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, पॉइंट नंबर 1। हाई थर्मल एनर्जी है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। ऐसे ही थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। हाई कंप्रेसिबिलिटी, दैट मीन्स प्रेशर बढ़ाओ तो गैस कम वॉल्यूम में चली जाती है। ठीक है, मतलब ऐसी एक कंटेनर बना रहा हूं, ये ऊपर पिस्टन है। ठीक है, अगर आपने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, यू हैव इंक्रीज्ड द प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फोटो कैसी दिखेगी, ये पिस्टन नीचे की तरफ दब जाएगा। ठीक है, तो गैस पहले गैस ज़्यादा वॉल्यूम में थी, पहले गैस ये ज़्यादा वॉल्यूम में थी, अब गैस कम वॉल्यूम में। ठीक है, तो गैस कंप्रेस हो गई है, उसकी वॉल्यूम कम हो गई है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर उसकी वॉल्यूम कम हो गई है। ठीक है, सो दैट इज हाई कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, व्हाट अबाउट डेंसिटी, दे हैव लोअर डेंसिटीज देन सॉलिड/लिक्विड्स। गैसेस की डेंसिटी कम होती है। अच्छा, एक और चीज यहां पे ऐड कर देता हूं, इसकी एप्लीकेशन काफी बाद में आएगी, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है इट डजंट रिक्वायर any means for mixing, या फिर आप बोल सकते हो happens by itself। बात समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहीं ना कहीं जरूर आएगा आपकी 11th क्लास के अंदर ही। गैसियस स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, दोबारा से पॉइंट बता देता हूँ। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, हाई थर्मल एनर्जी, बिकॉज वो तेजी से मूव कर रहे होते हैं तो उनकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ज्यादा होती है। हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये दो फोटो से समझ आ जाएगा। कौन सी दो फोटो, ये वाली और ये वाली। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया ऊपर, प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। हिंदी में सोचो, हिंदी में बोलोगे तो प्रेशर का मतलब क्या होगा, दबाव। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, पिस्टन की मूवमेंट नीचे की तरफ होगी। समझ आ रही है बात? प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन की मूवमेंट नीचे की तरफ होगी, जिसके कारण पहले जो गैस ज्यादा वॉल्यूम में थी अब वो गैस कम वॉल्यूम में चली गई। दैट मीन्स गैसेस आर कंप्रेसिबल। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट सिरिंज के साथ भी कर सकते हो, है ना, बड़ा पॉपुलर सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। तो सिरिंज के साथ क्या एक्सपेरिमेंट होता है, सिरिंज होती है ना, उसका सिरिंज का एकदम आगे वाला जो होता है जहाँ से इंजेक्शन निकलता है, वहाँ उसको ब्लॉक कर दो और पीछे से पिस्टन को मूव करो। सिरिंज समझते हैं? सिरिंज ऐसी सी दिखती है ना, किसी को पसंद तो नहीं है बट ठीक है, मतलब पार्डन माय डायग्राम। ठीक है, ऐसी सी दिखती है ना, ऐसी। ठीक है, अब इसको आप ब्लॉक कर दो, नीचे से आप ब्लॉक कर दो।
तो आप इस पिस्टन को मूव कर पाओगे आराम से, ठीक है। पहले जो गैस ज़्यादा वॉल्यूम में थी, अब वो गैस कम वॉल्यूम में चली जाएगी। तो दैट मीन्स गैसेज आर कंप्रेसिबल। गैसेज की डेंसिटी कम होती है, ये तो पता ही है। मिक्सिंग ऑफ गैसेज इज स्पॉन्टेनियस। अगर दो गैसेज हैं, उन दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो मिक्सिंग होगी ही होगी। मिक्सिंग ऑफ गैसेज इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से हो जाती है। एक्सटर्नल मिक्सिंग मीन्स की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ तो आ ही रहे, ठीक है। तो गाइज एक मैं चीज यहां पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, एंड दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? काफी लोगों को पता है ना। इंक्विजिटिव लोग होते हैं ना, जो उनको पता होती हैं चीजें पहले से। बाकी कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूं। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। ये मैंने पहले ही बता दी। NCERT में देखोगे तो बाद में बताई हुई है, मैंने पहले बता दी। अरे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा पाप क्यों कर रहा हूं मैं। क्रोनोलॉजिकली, मतलब यहाँ पे लिख लो, मतलब कई लोगों को दिक्कत होगी इससे, तो मैं पहले ही लिखवा देता हूँ। क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली मतलब अगर आप डेट वाइज सोचोगे, ईयर वाइज सोचोगे, क्रोनोलॉजिकली लेटर, इट इज क्रोनोलॉजिकली लेटर। अभी मेरे को आइडियल इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, आइडियल गैस से पहले भी बहुत सारी चीजें आई थी, ये है क्रोनोलॉजिकली बाद में। बट इफ वी study it here, then all things will appear more logical। ठीक है। वैसे तो देखो यार, PV इक्वल टू nRT बाद में आती है। बहुत सारे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बहुत सारे लॉज पहले आते हैं। बट मैं पहले ही आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर ये पढ़ ली तो बाकी सब लॉज आपको बहुत ऑब्वियस लगेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। हमने कौन सा रिसर्च करनी है, हमें तो पढ़ाई करनी है ना। हमें तो बस ये देखना है कि सारी चीजें हमें लॉजिकली लगनी चाहिए। हमें सारी चीजें ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ ये तो ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है, याद रखने की जरूरत ही नहीं। बस वही फीलिंग है, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन को पहले पढ़ते हैं, बाकी सब चीजों को बाद में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? इट इज इक्वल टू PV इक्वल टू nRT। अभी मैं बताया नहीं है आइडियल गैस है क्या, अभी बताऊं। वेट सम टाइम, आज की क्लास में पता चल जाएगा आइडियल गैस क्या है। बट ये गैस इक्वेशन है, एक गैस के पैरामीटर्स को रिलेट करती हुई एक इक्वेशन है, ठीक है। गैस के कौन कौन से पैरामीटर्स को रिलेट कर रही है ये? P, व्हाट इज P बच्चों? इट इज प्रेशर ऑफ गैस। व्हाट इज V? इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। N, they are moles of gas, ठीक है। What is R? It is a universal gas constant. It is a universal gas constant. What is T? It is temperature. ये सब पैरामीटर्स को रिलेट करती हुई इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तो इन सब पैरामीटर्स को स्टडी कर लेते हैं। PV इज इक्वल टू nRT में जो पहला पैरामीटर आपको समझ आ रहा है, इट इज प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर, अरे ये क्या होता है? अरे ये क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर क्या होता है? इट इज क्रिएटेड बाय collisions. It is created by collisions of gas molecules. It is created by collisions of gas molecules with the walls of the container. बात समझ आ रही है? कई लोगों को समझ नहीं आता यार ये गैस प्रेशर एग्जर्ट कैसे करती है। प्रेशर तो सबको समझ आता है, प्रेशर की डेफिनेशन फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप कहीं पे फोर्स लगाओगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा एरिया है, इस उंगली की टिप का कुछ एरिया होगा ना, अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, उसकी कुछ वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय ये जो भी टिप का एरिया है, तो इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड एज प्रेशर।
तो वैसे फिजिक्स वाली डेफिनेशन तो समझ आ रही है, बट मेरी उंगली पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो समझ आता है, अरे गैसेस कैसे फोर्स लगाती हैं ये नहीं समझ आता। अरे बहुत सिंपल है, आपने गैस को एक कंटेनर में बंद कर रखा है, आपने गैस को एक कंटेनर में बंद कर रखा है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल कोलाइड, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। बात समझ आ रही है? गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से भी कोलाइड कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? रैंडम मोशन, एक दूसरे से भी कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड कर रहे हैं। कोई चीज, ये वॉल है जैसे, है ना, कोई मॉलिक्यूल आके इस वॉल ऑफ द कंटेनर में कोलाइड करके जा रहा है बार बार, ठीक है, कांस्टेंट कोलिजन्स होते जा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के, इसके कारण एक फोर्स एक्सर्ट होती है, और ये जो फोर्स एक्सर्ट होती है ना, तो प्रेशर एक्सर्ट होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर आता किसके कारण है? किसके कारण है, क्या बताओगे? इट इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की वॉल्स पे गैस के मॉलिक्यूल्स आके भिड़ते हैं जोर जोर से, जिसके कारण प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा, प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स का मुझे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिनका मुझे याद ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले एक यूनिट है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सारी कन्वर्जन्स भी बता देता हूँ। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार। कैलकुलेशन के लिए इसको 1 बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एटमॉस्फेयर इज 1 यूनिट ऑफ प्रेशर, बार इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, ऑलमोस्ट वैल्यूज आर सेम, ठीक है। तो अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली 1 बार ले सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल, PA। 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। एंड आपको पता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फिजिक्स में सारे यूनिट सिखाए जाएंगे, डोंट वरी। एक पास्कल का मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 10 to the power 5 पास्कल का मतलब क्या है? 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और बहुत पॉपुलर यूनिट है, बताता हूँ। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। 760 मिलीलीटर, अगर आप 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर अगर आप कॉलम ले लो, किसका? मरकरी का, ये जो बेस पे प्रेशर क्रिएट करेगा, कोई भी चीज रखते हैं, जैसे मेरा हाथ है, इस पे ये चीज रखी, तो ये जो पेन है मेरे हाथ पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर आप 760 मिलीमीटर हाइट मरकरी की ले लोगे, Hg की ले लोगे, तो बेस पे कुछ प्रेशर क्रिएट होगा मरकरी का, विच विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये, बात समझ आ रही है? 760 mm Hg, 760 mm, इस mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो 76 सेंटीमीटर Hg, कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये जो मरकरी कॉलम आपको यहां पे दिख रहा है, 760 mm ऑफ दैट कॉलम बेस पे क्या प्रेशर क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू दैट कॉलम, ठीक है। अगर 760 मिलीमीटर आपने कॉलम ले लिया ना, तो वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट करता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके, किसके? प्रेशर के, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ आसान वाले फैक्टर्स बता देता हूं, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? टेम्परेचर के 2 स्केल्स तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से 2 स्केल्स हैं? ठीक है, एक डिग्री सेल्सियस है और एक केल्विन है। फॉर कैलकुलेशन, वैसे तो रियल रिलेशन ये होता है, डिग्री सेल्सियस को 273.15 में ऐड करते हो तो केल्विन मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल। दिस इज कॉल्ड एज सेल्सियस स्केल, ठीक है। सेल्सियस स्केल में 273 ऐड करो तो केल्विन स्केल की रीडिंग मिल जाती है। ये रिलेशन होता है। अगर अप्रोक्सीमेटली यूज करना चाहते हो
अप्रॉक्सीमेटली यू कैन यूज दिस कैलकुलेशंस के लिए। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो केल्विन आ जाएगा। एक चीज ध्यान देना, डिग्री केल्विन कभी नहीं लिखते, डिग्री केल्विन कभी नहीं लिखते। कन्वेंशन बता रहा हूं, डिग्री केल्विन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, अकेला केल्विन होता है। दूसरी तरफ मैंने डिग्री सेल्सियस लिखा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो वो कितने केल्विन हुआ, इसमें 273 ऐड कर दो तो 283 केल्विन हुआ। बच्चों रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। कोई भी आपको बोलता है कि रूम टेम्परेचर पे रीडिंग ले लो, कोई भी आपको बोलता है कि दिस रीडिंग इज बीन टेकन ऑन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये रीडिंग है, तो ऑब्वियसली उसको क्या आप अज्यूम करोगे, व्हाट इज रूम टेम्परेचर बच्चों, रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। एंड इफ इट इज 25 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन अगर आप देखोगे तो 273 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 298 केल्विन। तो आपको मैं एक चीज सिंपल सी बता रहा हूं कि रूम टेम्परेचर को या फिर आप 25 डिग्री सेल्सियस बोलोगे या फिर उसको 298 केल्विन बोलोगे, अलग अलग स्केल्स में, ठीक है। तो ये आपको टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, एक वॉल्यूम नाम की चीज है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम ऑफ गैस। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस? लेट मी डिफाइन वॉल्यूम ऑफ गैस। इट इज स्पेस available for gas molecules to move। डेफिनेशन समझ आई सबको? आसान डेफिनेशन है। कितनी स्पेस है गैसियस मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल वी गैस, ठीक है। वी गैस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज द स्पेस अवेलेबल। अरे मॉलिक्यूल के पास कितनी स्पेस है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे एक छोटी सी चीज पे। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, ऑब्वियसली इट इज क्लोज्ड, आई हैव अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर ये कुछ पार्टिकल्स हैं। ये क्या पार्टिकल्स है बच्चों? ये पार्टिकल्स है गैस के। ये पार्टिकल्स किसके हैं? गैस के, ठीक है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ गैस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? क्या होगी? इज इट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर? क्या वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगी? सोच के बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगी? क्या गैस मॉलिक्यूल्स को जो स्पेस अवेलेबल टू मूव है वो कितनी है? आपने डेफिनेशन तो देखी है ना, इट इज स्पेस अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। गैस मॉलिक्यूल्स को कितनी स्पेस घूमने फिरने के लिए मिल रही है? तो कितनी स्पेस मिल रही है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर की स्पेस मिल रही है। आंसर आपका गलत है। यहां पे क्या गलती हुई बताता हूं आपको। इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यहां तक ठीक है बट इनकम्प्लीट है, माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया मैंने? अरे आप सोचो जरा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको कितनी स्पेस मिल रही है? कितनी स्पेस मिल रही है? अरे टोटल स्पेस जितनी है माइनस इनकी खुद की स्पेस। अब खुद सोचो, अगर मैं इस रूम में बैठा हूं, मैं इस रूम में बैठा हूं, मुझे कितनी स्पेस मिल रही है घूमने फिरने के लिए इस रूम में, तो मैं बोलूंगा ना यार, मतलब इस रूम की स्पेस जितनी भी है माइनस जितना एरिया मैंने ऑक्यूपाई किया, क्योंकि उस एरिया में तो नहीं घूम सकता ना, क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। द रूम का एरिया माइनस द एरिया ऑन विच आई एम स्टैंडिंग। मेरे को अपना एरिया इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो बाकी का एरिया मेरे लिए घूमने के लिए। घूमने के लिए कौन सा एरिया है? जितना टोटल एरिया है उसमें से मैं अपना एरिया माइनस कर दूंगा, उतना एरिया मेरे पास घूमने के लिए। इन अदर वर्ड्स,
आपको इस कंटेनर में कुछ व्हाइट स्पेस दिख रही है, जो व्हाइट कलर की स्पेस है, माइनस ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं। तो व्हाइट स्पेस माइनस ब्लैक, व्हाइट स्पेस इज द थिंग दैट यू वांट टू फाइंड। ये जो व्हाइट स्पेस है, ये समझ आ रहा है, ये जो कंटेनर के अंदर, ये जो कंटेनर की 4 वॉल्स है, इस कंटेनर के अंदर कुछ व्हाइट स्पेस है और कुछ ब्लैक पार्ट्स है। ये जो व्हाइट स्पेस है ना, यही हमें चाहिए, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो व्हाइट स्पेस की वैल्यू कैसे आएगी? इट इज द टोटल स्पेस माइनस दैट ब्लैक स्पेस। टोटल स्पेस मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द टोटल स्पेस, उस ब्लैक स्पेस को माइनस कर दो। ब्लैक स्पेस का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इज द टोटल स्पेस माइनस द ब्लैक वाली स्पेस माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस। बात समझ आ रही है? ठीक है, कईयों को नहीं समझ आ रही, कईयों को हजम नहीं हो रही, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूं। इन आइडियल गैस 2 टाइप की गैसेस हमने पढ़नी है। इन आइडियल गैस, इन रियल गैस। इस चैप्टर के अंदर हमें 2 टाइप की गैसेस पढ़नी है, आइडियल और रियल। आइडियल गैस के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को 0 बोल दिया जाता है। आइडियल गैस में ये एजम्पशन होती है, दिस इज द एजम्पशन ऑफ आइडियल गैस। अभी मैं बताऊंगा एजम्पशंस, आइडियल गैस को डिस्क्राइब करूंगा, बट ये पहली एजम्पशन तो आपके सामने आई गई। आइडियल गैस में मैं गैसेस को, गैसियस मॉलिक्यूल्स को की वॉल्यूम 0 ले लेता हूं। दैट मीन्स आइडियल गैस के लिए अगर मैं बोलूं, आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगी, सीधी सीधी। बिकॉज ये राइट वाला जो फैक्टर है, राइट वाला कौन सा फैक्टर है? ये वाला जो रेड से सर्कल किया मैंने, ये राइट वाला इस फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट इज 0 फॉर आइडियल एंड इट इज नॉन 0 फॉर रियल। ये बात समझ आ रही है कि ये V गैस इज इक्वल टू V कंटेनर माइनस V गैस मॉलिक्यूल्स तो आ गया। आइडियल गैस के लिए गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को 0 बोलते हैं, इसीलिए आइडियल गैस के लिए V गैस इज इक्वल टू V ऑफ कंटेनर होता है। रियल गैस के लिए अगर बोलेंगे तो V ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का 0 साइज नहीं होता, कुछ फाइनाइट साइज होता है। रियल गैस मतलब असली वाली गैस, असली गैस, ऐसे ही सोच लो। असली गैस के अंदर गैस का मॉलिक्यूल्स का साइज 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ साइज तो होगा, फाइनाइट साइज होगा। ठीक है, तो अगर फाइनाइट साइज है फॉर रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे लिखोगे? रियल गैस के लिए कैसे लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बात समझ आ रही है? तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डिपेंड करता है कि आपके कंटेनर के अंदर कौन सी गैस आपने मान रखी है। अगर कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है तो बहुत सिंपल है, आइडियल गैस का मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को आप 0 अज्यूम करोगे। दैट मीन्स V गैस की वैल्यू V कंटेनर के बराबर आ जाएगी, बिकॉज V गैस मॉलिक्यूल्स की वैल्यू 0 है, सर्कल्ड वाले टर्म की वैल्यू 0 है। अगर रियल गैस होगी तो सर्कल्ड वाले टर्म की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो पूरा टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, किस तरीके से हम समझ रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, परेशान नहीं होना चीज़ों को लेके। एनीवेज, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, assumptions फॉर आइडियल गैस लिख लेते हैं, क्योंकि आधी अधूरी तो बात हो ही गई, पूरी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली assumption ऑफ आइडियल गैस अभी हमने नोट कर ली है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 0। दैट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम 0 है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस
have zero volume and are assumed to be point particles. ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के साइज को जीरो मान लिया जाता है। ये अजम्पशन है बेटा, अजम्पशन। कि बोलेंगे यार भैया, अभी सोच रहे होंगे दिमाग में, अरे ये तो गलत है, साइज जीरो तो होता ही नहीं किसी का, गैस मॉलिक्यूल्स का साइज जीरो कैसे हो गया, है ही नहीं वॉल्यूम। अरे यही तो अजम्पशन है। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे खुद सोचो, ऐसी गैस हो सकती है जिसके मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम ही ना हो, ऐसी हो सकती है? अगर ऐसी गैस एग्जिस्ट करेगी, अगर मैं पूछूं इस लाइन के हिसाब से हाउ मेनी आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, इसके हिसाब से अगर पूछूं हाउ मेनी आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी पुट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर कितने गैस मॉलिक्यूल्स आप पुट कर सकते हो? कौन से गैस के मॉलिक्यूल्स? आइडियल गैस। मान लेते हैं दुनिया में एक आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आपको वो आइडियल गैस एक कंटेनर में भरनी है। कितनी आइडियल गैस भर सकते हो उस कंटेनर में? द आंसर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि उसकी खुद की तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो जितना मर्जी भरते जाओ। बात समझ आ रही है? गैस मॉलिक्यूल्स की तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तो एक कंटेनर में जितनी मर्जी आ जाएंगी, क्योंकि उनकी खुद की तो वॉल्यूम ही नहीं है। तो यू कैन फिल इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन अ कंटेनर। मैक्सिमम इनफाइनाइट आप कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसकी, है ना? तो ऑब्वियसली ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती। रियल गैस नहीं है ये, आइडियल है। आइडियल मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? एनीवेज, सेकेंड असम्पशन बच्चों, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, between the molecules of gas is zero. गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, कोई फोर्सेस ही नहीं है। यार अब तो यार पानी सिर से ऊपर जाता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब बच्चों को लग रहा है यार ये गैस तो कभी एग्जिस्ट कर नहीं सकती, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि गैस की वॉल्यूम जीरो। नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं कभी हो सकता कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन ही ना हो, कुछ रिपल्शन ही ना हो। अरे अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है ना? जब दूर होते हैं अट्रैक्शन होती है, बहुत पास आते हैं रिपल्शन होती है। पढ़ रहे थे ना अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये गैस तो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये गैस एग्जिस्ट नहीं करती। अगला सवाल आपका, अरे भैया पढ़ क्यों रहे हैं? अरे जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको पढ़ते क्यों है? ये तो गलत है, ये तो चीटिंग है। वो चीज पढ़ाओ ना जो एग्जिस्ट करती है, ये फालतू की चीजों क्यों पढ़ा रहे हो? अरे यार सिंपल मैं बता रहा हूं, हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो आइडियल गैस का है, ठीक है? अब इसके अलावा जो असली की गैसेस है ना, उसका मॉडल आइडियल के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? मतलब एक लाइन बना दी, एक रेफरेंस लाइन बना दी, अब बाकियों को इस रेफरेंस लाइन के बेसिस पे स्टडी करेंगे, ठीक है? तो आइडियल गैस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें रियल गैस समझना है। इन फ्यूचर हम समझेंगे कि ये रियल गैस ये आइडियल से कितना वेरी कर रही है, ठीक है? तो एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर दी हमने। वो रेफरेंस लाइन किसकी क्रिएट की है? आइडियल गैस की क्रिएट की है। उस रेफरेंस लाइन के बेसिस पे हम रियल गैसेस को स्टडी करेंगे। इसीलिए आइडियल गैस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? अरे जीरो पता होगा तो ही तो 1 2 3 का मतलब निकलेगा। वही फीलिंग है। एक रेफरेंस पता होना चाहिए कि ये जीरो है। इसके ऊपर की कहानी बाद में पढ़ते हैं, बट पहले जीरो तो समझो। जीरो की इंपॉर्टेंस बहुत है। भारतीयों ने खोजा था ना जीरो। क्यों जीरो की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? कि कोई बोलते है 1 किसने खोजा था, 2 नंबर किसने खोजा था, सब बोलते हैं जीरो किसने खोजा था। बात समझ आ रही है? जीरो इंडियंस की पैदाइश है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रेफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आगे की कहानी।
हम आइडियल गैस समझेंगे, आइडियल गैस एक रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए, रियल गैसेज इसके बाद समझ लेंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस आइडियल गैस से ही आते हैं। तो आइडियल गैस की दो अजम्पशंस बेटा, कौन कौन सी दो अजम्पशन? एक, इनका साइज जीरो होता है, कोई साइज नहीं होता, ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्सेस ही नहीं होती, कोई अट्रैक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। क्या ये गैस एग्जिस्ट करती है? नहीं एग्जिस्ट करती। ऑलराइट, आई होप चीजें सारी समझ आ रही हैं, ठीक है। और क्या चीज है पीवी इक्वल टू एनआरटी में, क्या क्या पढ़ लिया हमने, आइए देखते हैं। क्या प्रेशर पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। प्रेशर ऑफ गैस समझ आ गया ना, पढ़ लिया। वॉल्यूम भी पढ़ लिया, यस अभी पढ़ा वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, टेम्परेचर भी पढ़ लिया, राइट। दो चीजें रहेगी बस, एक एन एक आर, आइए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एन, एन को क्या बोलते हैं? मोल्स ऑफ गैस। इसके लिए बच्चों आपको वो चैप्टर रेफर करना पड़ेगा, स्टोशियोमेट्री, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें स्टोशियोमेट्री का सेक्शन, मोल कंसेप्ट का सेक्शन चेक करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ गैस, आई एम अज्यूमिंग कि ये नॉलेज आपको पहले से है, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ प्री रिक्विजिट, यू हैव टू रीड दिस बिफोर कमिंग टू दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ मोल्स ऑफ गैस, एन का मतलब मोल्स ऑफ गैस है, और ये आपको ऑलरेडी पता है। आगे नेक्स्ट इज आर, जिसको हमने क्या बोला था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बच्चों। आर की वैल्यू क्या होने वाली है आपको पता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर आप यूनिट्स वेरी करोगे तो आर की वैल्यू वेरी करेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रेशर को एटमॉस्फेयर में यूज कर लूं, प्रेशर को किस में चूज करूं? एटमॉस्फेयर। यहां पे प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में डालूं, वॉल्यूम की वैल्यू लीटर में डालूं, टेम्परेचर की वैल्यू तो वैसे मैं केल्विन में ही डालता हूं, एन की वैल्यू मैं मोल्स में डालता हूं, ठीक है। अगर मैंने ये वैल्यूज चूज कर दी, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रखा, वॉल्यूम को लीटर में रखा, मोल्स और केल्विन तो रहेगा ही, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू क्या आ जाती है? आर की वैल्यू आती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में डाला, वॉल्यूम को लीटर में डाला, बाकी मोल्स और केल्विन, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू क्या पुट करनी होगी आपको? 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अच्छा, और कोई भी कॉम्बिनेशन होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैंने इसकी वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू बार में डाल दी, एटमॉस्फेयर की जगह बार में डाल दी, वॉल्यूम की लीटर में डाली, एन की वैल्यू मोल्स में डाल दी, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में डाल दी, तो आर की क्या वैल्यू होगी? आर की वैल्यू होगी 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बात समझ आ रही है? अगर आप यूनिट्स चेंज करते जाओगे तो वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, और बहुत माइन्यूट चेंज आया वैल्यू में, बिकॉज एटमॉस्फेयर और बार में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ना, तो इसलिए माइन्यूट चेंज आया, ठीक है। अच्छा, और देखना चाहते हैं? और देख लेते हैं, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू आप डाल दो, अब सब एसआई यूनिट में डालते हैं, सब एसआई यूनिट में। प्रेशर की वैल्यू मैंने डाल दी है, किस में डालूं? पास्कल में, पास्कल में, जिसे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हो। वॉल्यूम की वैल्यू आप मीटर क्यूब में डालो, एसआई यूनिट ना, मीटर्स, इसको मोल्स में ही डालो, इसको केल्विन में डाल दो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.314 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये तीन पॉपुलर वैल्यूज हैं आर की। ये जो लास्ट वाली है ये एसआई सिस्टम में वैल्यू है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है,
ठीक है। एसआई सिस्टम की वैल्यू है 8.314। ये तब यूज करोगे जब सारी वैल्यूज को आप एसआई यूनिट्स में डालोगे। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर का एसआई यूनिट इज पास्कल, वॉल्यूम का एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब, मोल्स इज मोल्स, टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, अगर सारी एसआई यूनिट्स में है तो आर की वैल्यू 8.314 है। तो बच्चों एक सिंपल सा सजेशन, प्लीज रिमेंबर दीज वैल्यूज, डिराइव नहीं करनी है, प्लीज रिमेंबर दीज वैल्यूज। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। दो टाइप ऑफ सिस्टम्स देखने हैं हमें। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बहुत इजी है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। सबसे पहला सिस्टम है वॉल्यूम कांस्टेंट सिस्टम। पहला सिस्टम क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट सिस्टम। अच्छा जी, ये क्या होता है? अरे नाम में समझ नहीं आ रहा। वॉल्यूम कांस्टेंट सिस्टम, जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, है ना। प्यार से बोलो तो क्या है ये बंद डब्बा है, बंद डब्बा। ठीक है, ऐसे ही बस इंग्लिश में लिख रहे हैं ताकि थोड़ी समझ आए कहानी। ये बंद डब्बा है। वॉल्यूम कांस्टेंट सिस्टम का मतलब है इट्स बेसिकली अ बंद डब्बा। इट इज अ सिस्टम विद फिक्स्ड वॉल्यूम। इंग्लिश में लिखो तो इट इज अ सिस्टम विद फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है ना। फॉर एग्जाम्पल बंद डब्बा एक ऐसा बंद डब्बा है जिसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट सिस्टम है तो आपको समझ आना चाहिए एक बंद डब्बे की बात हो रही है जिसकी वॉल्स नहीं मूव कर सकती। वॉल्स ऑफ कंटेनर कैन नॉट मूव, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। बात समझ आ रही है? वॉल्यूम इज फिक्स्ड। Are you getting this thing? If there is no leakage, एक चीज समझ आनी चाहिए, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। If we have a certain gas in the container, अगर कंटेनर के अंदर कोई गैस पड़ी हुई है and there is what? नो लीकेज, कोई लीकेज नहीं हो रही गैस की। नो एडिशन ऑफ गैस, कोई गैस ऐड नहीं हो रही। ठीक है, तीसरा चीज नो केमिकल रिएक्शन। अगर इन तीनों में से कोई चीज नहीं हो रही देन मोल्स ऑफ गैस इन द अबव सिस्टम इज कांस्टेंट। समझ आ रहा होगा? मोल्स को आप ऐसे समझ सकते हो क्वांटिटी ऑफ गैस, है ना। मोल्स को क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हो। अगर इस कंटेनर में कोई छेद नहीं है, गैस लीक नहीं हो रही, कोई गैस बाहर नहीं जा सकती, कहीं बाहर की गैस अंदर नहीं आ सकती, ठीक है, और कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा, तो जो गैस है वही गैस है, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो इन दैट केस मोल्स ऑफ गैस विल रिमेन कांस्टेंट। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपके पास ये कंडीशन है कि कोई गैस लीक नहीं हो रही, आपको पता है कंटेनर में कोई गैस लीक नहीं हो रही, आपको पता है इस कंटेनर में कोई गैस ऐड नहीं हो रही, कोई गैस लीक नहीं हो रही, कोई गैस ऐड नहीं हो रही, और कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा, तो इन दैट केस सिस्टम के मोल्स हमेशा क्या रहते हैं? कांस्टेंट। ये आपका पहला सिस्टम है, इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम कांस्टेंट सिस्टम। आई होप यू आर गेटिंग दिस। वॉल्यूम कांस्टेंट सिस्टम, जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, बंद डब्बा है। अगला सिस्टम बच्चों, सेकेंड सिस्टम इज प्रेशर कांस्टेंट सिस्टम। अब ये प्रेशर कांस्टेंट सिस्टम क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट सिस्टम तो समझ आ गया, बंद डब्बा। प्रेशर कांस्टेंट सिस्टम को कैसे समझेंगे? जब भी आपको प्रेशर कांस्टेंट सिस्टम का नाम आए, कभी भी आपको
सोचना हो तो एक सिंपल सी एडवाइस है, आप इस चीज को समझो। इट इज अ, व्हाट इज दिस बच्चों? इट इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये एग्जाम्पल है प्रेशर कांस्टेंट सिस्टम का। इस सिस्टम के अंदर एक पिस्टन है। पिस्टन समझते हैं आप? ये जो शेडेड पोर्शन है पिस्टन है, इसको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन को ऊपर खींच दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी सिलेंडर की, अगर पिस्टन को ऐसे दबा दोगे नीचे की तरफ तो सिलेंडर की वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम वेरिएबल है। इस सिस्टम के अंदर वॉल्यूम चेंज हो रही है। वॉल्यूम क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि पिस्टन को ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस वॉल्यूम इज वेरिएबल। वॉल्यूम इज वेरिएबल। व्हाई वॉल्यूम इज वेरिएबल? ठीक है, पिस्टन मूव्स अप। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। पिस्टन मूव्स डाउन, बहुत स्टूपिड सी चीजें लग रही हैं बट कोई बात नहीं। ठीक है, मूव्स डाउन तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, पिस्टन की मूवमेंट से वॉल्यूम का रिलेशन है, दैट इज नंबर 1। ठीक है, ओके। एक और चीज यहां पे ऐड करूंगा। ऊपर मान लेते हैं एक प्रेशर लग रहा है, फोटो में दिख नहीं रहा होगा अभी आपको, अब दिखेगा। ऊपर से मान लेते हैं एक प्रेशर लग रहा है विच इज P एटमॉस्फेरिक। कोई प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऊपर से लग रहा है, होगा ना? ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पिस्टन के ऊपर। ठीक है, तो एक चीज समझेंगे, इफ पिस्टन इज एट अ स्टेबल पोजीशन, इफ पिस्टन इज स्टेबल, अगर पिस्टन स्टेबल है, एक स्टेबल पोजीशन पे है, तो जो ऊपर से फोर्स एक्सटर्नल लग रही है शुड बी इक्वल टू अंदर से फोर्स इंटरनल। फोर्स एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू फोर्स इंटरनल। एग्रीड? अरे ऊपर और नीचे की फोर्सेस बैलेंस्ड होगी ना, तभी तो पिस्टन मूव नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं ये इक्वेशन तभी लगेगी, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स इंटरनल की इक्वेशन तभी लगेगी जब पिस्टन मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अगर पिस्टन मूव नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू इंटरनल फोर्स। ठीक है, ओके। फोर्स को क्या कहते हैं, सॉरी प्रेशर को क्या कहते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी फिजिक्स में सीखते हैं। तो फोर्स को क्या कहेंगे? प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स को क्या कहेंगे? प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां पे लिख देते हैं P एक्सटर्नल इंटू एरिया इज इक्वल टू P इंटरनल इंटू एरिया। बात समझ आ रही है? P फोर्स को क्या लिख दिया? बस प्रेशर इंटू एरिया लिख दिया। ये समझ आ रहा है? मैं दोबारा से बता रहा हूं, पिस्टन स्टेबल है। पिस्टन मतलब ये शेडेड पार्ट जो अब रेड से शेड कर रहा हूं मैं, पिस्टन स्टेबल है, अपनी पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रहा। दैट मीन्स ऊपर और नीचे की फोर्सेस बराबर है। F इंटरनल शुड बी इक्वल टू F एक्सटर्नल। ठीक है, ओके। अब F विच इज फोर्स, उसको कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। तो दोनों जगह फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख दिया। ऊपर से और नीचे से पिस्टन का एरिया सेम है, ऊपर भी सर्कुलर है नीचे भी सर्कुलर है, एरिया सेम है। तो दैट मीन्स प्रेशर एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू प्रेशर इंटरनल। अंदर का प्रेशर शुड बी इक्वल टू बाहर का प्रेशर। इफ, यहां पे एक चीज नोट कर लो, इफ P एक्सटर्नल इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी आप इगड़म तिगड़म कर रहे हो, अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान P एक्सटर्नल को कांस्टेंट रख रखा है, देन P इंटरनल दैट इज इक्वल टू P गैस इज ऑल्सो कांस्टेंट। बात समझ आई? बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपने ऊपर के प्रेशर को कांस्टेंट रख रखा है तो नीचे का प्रेशर भी कांस्टेंट है ऑटोमेटिकली। अगर मैंने ऊपर बोल दिया कि ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है,
तो अंदर गैस के प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, 1 एटमॉस्फेयर। बात समझ आ रही है, ऊपर का प्रेशर इज अंदर का प्रेशर, ठीक है। आई होप इट इज वेरी वेरी ओके, है ना, चीजें सबको समझ आ रही हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे टॉपिक का वो है रिलेटेड टू गैस लॉस। तो हेडिंग डाल दो गैस लॉस। गैस लॉस के बारे में एक चीज बता देता हूं, क्रोनोलॉजिकली बिफोर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पहले आएगा, बट हमने पहले पढ़ लिया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिमाग लगा लिया थोड़ा सा, ताकि हमें ये गैस लॉस बहुत ऑब्वियस लगे, बहुत आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। बिफोर वी टॉक अबाउट गैस लॉस, बिफोर वी टॉक अबाउट गैस लॉस, before we talk about gas loss, we should know three things. We should know three things. तीन चीजों की जरूरत है बिफोर आई टॉक अबाउट गैस लॉस। मैं गैस लॉस की बातें आज के लेक्चर में नहीं करूंगा, मैं एक बेस बना रहा हूं। अगर ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो गैस लॉस ऐसे हो जाएंगे, ऐसे चुटकी बजाते हुए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है गैस लॉस, बस ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, वो तो मैं यहाँ पे काउंट भी नहीं कर रहा, वो तो अब आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। और क्या पता होनी चाहिए, चलो काउंट कर लेते हैं। चलो पहली चीज है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या फिर छोड़ो पीवी इक्वल टू एनआरटी को तो काउंट ही नहीं करते, ठीक है। पहली चीज है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये मैथ्स की चीजें यार। अच्छा, मैथ्स की चीजें पता होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन बनाए एक, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये पता होनी चाहिए। m का मतलब क्या होता है बच्चों, m का मतलब होता है स्लोप, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। यहां पे अगर मुझे, मैं यहां पे मैथ्स पढ़ाने नहीं लगा, मैं बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, पता होगा आपको। ये y इंटरसेप्ट इज c, ये c है, ये y एक्सिस को जहां पे काट रहा है ये c है, दिस इज y इंटरसेप्ट। और स्लोप, इस लाइन की स्लोप मैथमेटिकली इफ दिस इज थीटा, m की वैल्यू आ जाती है tan थीटा। बात समझ आ रही है, m की वैल्यू क्या है, tan थीटा। ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो जो tan थीटा की वैल्यू है दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप है, ठीक है। और जहां पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, इतना जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, इट इज कॉल्ड एज सी, इट इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा ना एक बार पढ़ लेना, नेक्स्ट लेक्चर से पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, देयर इज एन इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कुछ हाईफाई सी चीज लग रही है, कोई बात नहीं यार, छोड़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद कर लो अभी के लिए। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। शेप कैसी होती है इसकी, अगर इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, शेप कैसी होती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक्स वाई, अब खुद सोचो, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो एक्स की वैल्यू सम कांस्टेंट को k मान लेते हैं, k बाय वाई है। x की वैल्यू क्या है, k बाय वाई। अगर y को मैं जीरो की तरफ लेके जाऊंगा, अगर y को जीरो की तरफ लेके जाऊंगा तो x किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। y जीरो है तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। अगर y जीरो की तरफ जा रहा है तो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है।
अगर y 0 की तरफ जा रहा है तो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये वाला पार्ट समझ आ रहा है, ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है। x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी वेयर y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर आप उल्टा सोचो, y को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओ, y को एक बहुत बड़ा नंबर कर दो, ये जो डिनोमिनेटर में y है इसको बहुत बड़ा नंबर कर दो, तो x किसकी तरफ जाएगा बच्चों? y अगर बहुत बड़ा नंबर हो गया तो समथिंग डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर, तो x विल गो टुवर्ड्स 0। तो ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। बात समझ आ रही है? बस एंड्स मैंने समझा दिया थोड़ा आइडिया देने के लिए। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमें मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस एक चीज़ समझ आनी चाहिए, अगर कहीं पे इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गई है तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की लग रही है तो वो कैसी दिखेगी आपको? एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तीसरी चीज़ कौन सी है? तीसरी चीज़ बहुत ही फनी है, बहुत मज़ेदार है। तीसरी चीज़ क्या है? याद रखेंगे, प्राइवेट बंगलो इन वेटिकन वियना पोर्चुगल। ये क्या लिख दिया? ठीक है, ये क्या लिख दिया? याद रखने का एक तरीका है, आई हैव अ प्राइवेट बंगलो इन वेटिकन वियना एंड पोर्चुगल। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मतलब अगले लेक्चर में मैं फिर से आऊँगा, तो इस थर्ड पॉइंट का मैं सिग्निफिकेंस बताऊँगा, प्राइवेट बंगलो इन वेटिकन वियना एंड पोर्चुगल, है ना। इसका मतलब समझना है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, बट ये याद रख लेना, ये स्टेटमेंट थोड़ी इंटरेस्टिंग है, याद रख लेना, इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, प्राइवेट बंगलो इन वेटिकन वियना एंड पोर्चुगल। 3 बढ़िया बढ़िया कंट्रीज़ हैं, एक सिटी है, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो इन 3 जगह मेरा प्राइवेट बंगलो है, यही सबका सपना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस यही याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? प्राइवेट बंगलो इन वेटिकन वियना एंड पोर्चुगल। ठीक है, चलिए तो यहीं पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं। और प्लीज़ देखना मत भूलना आइडियल गैस का पार्ट 2। ये पार्ट 1 था, हमने अभी आधा ही ख़त्म किया है आइडियल, आधा अभी बाकी है, सारे गैस लॉस पढ़ने अभी भी बाकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर अटेंड करना अगर पूरी तरह आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। टेक केयर, बाय बाय।